दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा भाग। इसका पहला भाग आप पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इसको तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित परोक्षोपयोगी तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, 2017-18 में भारत की जीवीए में उद्योग का अंश कितना था। तो दोस्तों वर्ष 2017-18 में अगर जो देखा जाए तो भारत की जीवीए में उद्योग का अंश जो था वो 25 से 30% के बीच था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश कितनी होती थी। तो दोस्तों मध्यम उद्यम वे होते थे जिनकी निवेश की राशि 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक होती थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। ये आलोचनाएं किन बिंदुओं पर की गई थी। तो दोस्तों ये आलोचनाएं थी अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा और विदेशी विनिवेश में गलत विश्वास। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा कितनी है। तो ये क्रमशः 25 लाख और 10 लाख रुपए थी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित कब हुआ था। तो ये वर्ष 2006 में पारित हुआ था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम। जोखिम पूंजी क्या होती है। दोस्तों जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है, अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 और ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। कारण है भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है। दोस्तों A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके के अंतर्गत स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में घोषित की गई थी और भारत में औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र का विचार कब रखा गया। तो औद्योगिक विकास के लिए भारत में संयुक्त क्षेत्र का विचार 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया था। अगला प्रश्न, 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। तो 1991 में जो लाइसेंसिंग नीति थी इसके अंतर्गत 18 उद्योगों को रखा गया था। अगला प्रश्न है, अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर कितनी रह गई है। तो ये मात्र अब 5 उद्योग रह गए हैं। और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1991 में उदारीकरण की नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत की गई थी। तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में जो उद्यम थे उनके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार जो था वो उद्योग अधिनियम 1951 था और 31 मार्च 2016 को काफ़ी पुराना डाटा है, लेकिन वर्तमान में भी पंजीकृत कारखानों की संख्या जिस राज्य में अधिकतम है वो है तमिलनाडु और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया था। व्हाइट गुड्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो व्हाइट गुड्स के अंतर्गत प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं शामिल होती हैं।
अगला प्रश्न है कागज विनिर्माण उद्योग के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर ये कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर हैं। अगला प्रश्न है भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। और दूसरा कथन है भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात से होता है। और ये देखिए ARIL भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। देखिए RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये आपका ए ऑप्शन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। NYSE में MTNL सूचीबद्ध है, सही है। और BSNL भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसने एक ही समय में देशव्यापी सेलुलर सेवा शुरू की थी। तो ये भारत के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। कंपनी के तुलन पत्र से क्या बताना संभव है? तो दोस्तों कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताया जा सकता है कंपनी के तुलन पत्र से। अगला है FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जो नमकीन, बिस्किट, दूध, ब्रेड ये सब शामिल होते हैं, जबकि स्वचालित वाहन, कार और मोटरसाइकिल को FMCG में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है दोस्तों। देखिए पर्ल फिशिंग ये तूतीकोरिन में होता है, ऑटोमोबाइल्स पुणे में, पोत निर्माण के लिए मर्मुगाओ जो गोवा में है, और इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निजीकरण की सर्वांगीण और परिपूर्ण नीति क्या है? तो निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण जो है वो निजीकरण की सर्वांगीण और परिपूर्ण नीति है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों की हिस्सेदारी बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता कम से कम 51% बनाए रखना, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कारपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना, ये भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है जो उद्योग और व्यापार से संबंधित उस खंड का अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय निवेश निधि जो है वो सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए 2005 में गठित की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो दोस्तों याद रखिएगा जो भिलाई है वो रूस के सहयोग से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन करना है आपको। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, भिलाई पूर्व सोवियत संघ गणराज्य के, दुर्गापुर यूके और बोकारो जो है वो सोवियत संघ गणराज्य। तो जो है भिलाई और बोकारो की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है आपको। भिलाई तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, बोकारो झारखंड राज्य में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और राउरकेला ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है। तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में स्थापित किया गया है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौन कौन से हैं? तो ये देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर और LK लाइड फैक्ट्री ये सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा कितनी है? तो लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश या फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की निर्धारित सीमा 100% है।
सही सुमेलन करना है दोस्तों। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, ये पोत निर्माण का औद्योगिक केंद्र है। मुरी झारखंड में है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव हरियाणा में मोटर गाड़ियों के लिए, और पनकी जो कि उत्तर प्रदेश में है, उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं, सही क्रम आपको बताना है। आंवला दोस्तों ये उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर रबर, बाराबंकी पाली फाइबर और कानपुर विस्फोटकों के लिए प्रसिद्ध जो है औद्योगिक प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल से संबंधित है। इसको देखिए कि सही सुमेलित करना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में स्थित है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, प्लास्टिक सिटी कानपुर में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव बंथरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आबिद हुसैन समिति ने लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु और मध्यम उद्योग से था। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों की सलाह किसने दी थी? तो ये थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इन्होंने प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की एक पहल है स्वयं का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों स्वयं का लक्ष्य है नागरिकों को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। आप जानते हैं भारत में एक बहुत ही जो स्वदेशी और ब्रांड जो है मेक इन इंडिया है। ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसका लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया का लोगो जो है वो है शेर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा योजना जो चलाई गई थी 8 अप्रैल 2015 से, इसमें भारत सरकार की मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ये था उद्देश्य कि छोटे व्यापार स्थापित करने के लिए आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन है, पहला है कि इसका प्रयोजन SC ST और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है और यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। स्टैंड अप इंडिया के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों स्टैंड अप इंडिया के संबंध में ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि की स्थापना किस लिए की गई है? तो राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि की स्थापना रुग्ण या बीमार लघु उद्योगों की पुनः संरचना और औद्योगिक पुनः संरचना के प्रक्रम में न छंटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए की गई है। और राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड जो था या राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि, इसका गठन सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो ये जो इस टॉपिक उद्योग से संबंधित जो टॉपिक है उसका अगला प्रश्न है, अधिकांश मामलों में लघु उद्योग बृहद उद्योगों जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं हैं, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय और प्रतिष्ठानों में प्रति तरजीही व्यवहार करती है और अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग जो होते हैं वो प्रति इकाई पूंजी पर नियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करने के साथ ही अल्प कुशल कर्मियों को भी कोई न कोई काम प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है। कोयम्बटूर, दोस्तों ये कोयम्बटूर सूती वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, कपूरथला रेल डिब्बे और बरौनी जो है यहाँ पर तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी स्थापित है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? आप जानते हैं दोस्तों गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है वे सरकारी सेवाओं में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। और कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला में निर्यात प्रसंस्करण यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग
जोन स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश में, ये जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश का है वो कोयला के लिए, कजरहट सीमेंट के लिए, और कोयाली जो कि गुजरात में है ये तेल उत्पादन के लिए, और आणंद गुजरात में दुग्ध डेयरी, यहाँ पर अमूल दुग्ध का जो सहकारी संघ है वो स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है। और ये देखिए, क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ किसका मूल्यांकन करता है? क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ कंपनी की साख की स्थिति यानी कंपनी की क्रेडिट का भी मूल्यांकन करता है। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लोहा और इस्पात। आयरन एंड स्टील उद्योग को आधुनिक सभ्यता का सबसे मूलभूत उद्योग माना जाता है। अगला प्रश्न है, 8 मूल उद्योगों का सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है? तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में विद्युत उत्पादन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाचार पत्रों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय और लाभ स्थानांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का संदर्भ क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना, ये आधार क्षय और लाभ स्थानांतरण का अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग क्या है? तो ये है हथकरघा या हैंडलूम उद्योग। और सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है सूती वस्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्रम गहन उद्योग क्या होता है? तो श्रम गहन उद्योग वह होता है जहां पर अत्यधिक श्रमिकों को रखा जाता है, उसको कि श्रम गहन उद्योग कहा जाता है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं की सहायता के लिए एक एजेंसी कौन सी है? तो ये एजेंसी उद्योग बंधु है। और वह समूह जो औद्योगिक संबंध के सहभागीदार हैं वो श्रमिक और उनके संगठन, प्रबंधन और उसके संगठन, और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, ये औद्योगिक संबंध के सहभागीदार की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं वो उद्योग कौन सा है? तो ये है कपड़ा उद्योग। और कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या और निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता, ये वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के लिए प्रमुख समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि ये अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त, विपणन, कच्चा माल और हड़ताल एवं तालाबंदी में से लघु उद्योगों की समस्या क्या नहीं है? तो हड़ताल और तालाबंदी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है, बल्कि वित्त, विपणन और कच्चे माल की उपलब्धता ये लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले कहाँ पर बना है? तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। CSR संबंधी कानून सबसे पहले भारत में बना है। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में अभी भी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर C रंगराजन। अगला प्रश्न, सही सुमेलित करना है। कटनी जो है वो सीमेंट उद्योग है, मध्य प्रदेश में है। सूरत सूती वस्त्र उद्योग है। चुर्क जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए। और ध्रुव रिएक्टर कालपक्कम तमिलनाडु में स्थित है आणविक ऊर्जा के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं, ये सही सुमेलन से संबंधित है। उद्योग और इनके उत्पादक केंद्र के बारे में आपको सही सुमेलित करना है। जूट का सामान
टीटागढ़, रेशमी वस्त्र बंगलौर में, ऊनी वस्त्र लुधियाना और ऊनी कालीन आपके भदोही में निर्मित किए जाते हैं। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से संबंधित है। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या है? तो रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री हिंडाल्को का रेणुकूट में स्थित होने का प्रमुख कारण बिजली की प्रचुर आपूर्ति है। अगला प्रश्न है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में से पेट्रो रसायन यानी पेट्रोकेमिकल रसायन के लिए आदर्श दशाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये गुजरात में। और देखिए अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, ये सही है। कारण है इसमें कपड़ा और वस्त्र, औषधियाँ और पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ क्या होता है? तो मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ नीति निर्णय में लेने में भागीदारी से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है भिलाई, रांची, आसनसोल और दुर्गापुर औद्योगिक कस्बों में से छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार रांची स्थित है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये है सूती कपड़ा उद्योग। और भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो कुटीर उद्योग है दोस्तों। अगला प्रश्न है यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं और प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इन विशाल संसाधनों का उपयोग उर्वरक के उत्पादन में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सेल, भेल, ओएनजीसी और एसआरआईएल में से जो अन्य जैसा नहीं है? तो एसआरआईएल जो है वो अन्य जैसा नहीं है क्योंकि ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जबकि एसआर निजी क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न है बोंगईगांव रिफाइनरी, मंगलौर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और एसआरआईएल में से निजी क्षेत्र में कौन सा है? तो एसआरआईएल लिमिटेड ये निजी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? तो ये तेल कंपनियों द्वारा भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? ये करेंसी नोट की छपाई के लिए मध्य प्रदेश में स्थित है। नेपानगर अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न किसी उद्योग के स्वरूप और आकार को कौन निर्धारित करता है? तो उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करने वाले कारक पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त और बिजली की खपत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सही सुमेलन करना है आपको। विनिर्माण उद्योगों की स्थापना और उनका वर्ष और स्थान। प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 में बम्बई के पास महाराष्ट्र में हुई थी। प्रथम मशीन निर्मित कागज़ 1832 में दिसरा पश्चिम बंगाल में। और प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास के पास तमिलनाडु में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग अपतट में है। अगला प्रश्न है भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण, खनन, विद्युत तथा निर्माण में से एक गतिविधि सम्मिलित नहीं है। तो भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निर्माण शामिल नहीं है जबकि खनन, विद्युत और जो है विनिर्माण शामिल है। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष बनाया गया था। तो वर्ष 1982 में औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बीएसएनएल, एनटीपीसी, बीएचईएल और भारत स्टेट बैंक में से सरकार की 100% शेयर पूंजी किसमें है? तो ये है बीएसएनएल में। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। देखिए उद्यम और औद्योगिक समूह वीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ये टाटा समूह का है। मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड ये अदानी समूह का है। सीएमसी लिमिटेड टाटा समूह का है और आईपीसीएल ये जो है रिलायंस समूह का जो है वो औद्योगिक समूह है।
अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। ये सही है। और कारण है कि सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। तो दोस्तों ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत इसलिए है कि सॉफ्टवेयर में भारत का सशक्त आधार है, जबकि ये कह रहे हैं कि हार्डवेयर में सशक्त आधार है, इसलिए आर गलत है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन गठित किए जाने के लिए प्रस्ताव किसने किया था? तो आंध्र प्रदेश में। और अगला प्रश्न है कथन कारण भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। कारण है कि इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है और कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं। दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए भारत में उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई है? तो भारत में उदारीकरण का जो प्रारंभ है वो वर्ष 1991 में हुआ था। और सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश का आरंभ कब हुआ था भारत में? तो ये 1991-92 में। और OIL एक उपक्रम है जो किसमें संलग्न है? तो आयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तेल अनुसंधान के क्षेत्र में संलग्न है। अगला प्रश्न है कथन है कुछ MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। दूसरा है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की गई है। तो ये इन कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में से नवरत्न में कौन शामिल है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न में शामिल है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड किससे संबंधित है? तो ये वायुयानों के उत्पादन से। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से नवरत्न का विचार शामिल है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना में की गई थी। देखिए एक समिति है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा के विकास से। सत्यम समिति किससे संबंधित है? तो ये वस्त्र नीति से। याद रखिएगा मीरा सेठ समिति हथकरघा या हैंडलूम के विकास से है और सत्यम समिति वस्त्र नीति से है। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान का उद्देश्य है। और भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है यह मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग। और ये देखिए भारत का विश्व में जो है वो कपड़ा निर्यात में कौन सा स्थान है? तो कपड़ा निर्यात में भारत का जो स्थान है वो है द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है दोस्तों। रिलायंस जो है वो मुकेश अंबानी इसके जो हैं स्वामी हैं। एयरटेल सुनील भारती मित्तल। नैनो कार रतन टाटा का प्रोजेक्ट है और विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत और भारी उद्योग कौन है? तो और उद्योग है और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। तो दोनों कथन सत्य हैं क्योंकि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधार और भारी उद्योग हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना या ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है। और मेगा फूड पार्क की योजना को भारत सरकार क्यों प्रोत्साहित कर रही है? तो इसका कारण है
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने, खराब होने वाले पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और खर्च घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, खादी और ग्रामोद्योग निगम और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में से एक भारत की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। तो इन उपर्युक्त जो विकल्पों में से खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड ये जो है भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। सही सुमेलन करना है, संगठन का प्रकार और महत्वपूर्ण लक्षण। एकल व्यापारी ये असीमित दायित्व होते हैं, साझेदारी संविदात्मक संबंध होता है, सहकारिताएं जो हैं वो कमज़ोर वर्गों की उन्नति के लिए की जाती हैं, और सार्वजनिक सीमित कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या इसमें शामिल होती है। अगला प्रश्न है, BIFR किससे संबंधित है? तो ये रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण और वित्तीयन से संबंधित है BIFR। अगला प्रश्न है, भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योग यानी कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा प्राप्त है। ये उद्योग कौन से हैं? तो ये हैं कच्चा तेल उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। ये 8 उद्योग हैं जिनको कि कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास की जिम्मेदारी किस पर है? ITDC पर। और वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या क्या होती है? दोस्तों, वित्तीय उत्प्रेरक क्या होता है? ये सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि देखिए, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नई नीतिगत पहल कौन कौन सी हैं? विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नई नीतिगत पहलें जो हैं वो राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना आदि ये विनिर्माण क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नई नीतिगत पहलें हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये यूपी स्पेशल का है। हथकरघा या हैंडलूम उद्योग जो है वो रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वे कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीयन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विकास के संबंध में आइए देखते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है दोस्तों। गोस्वामी समिति, इसका संबंध औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है। जानकी रमन समिति, शेयर घोटाले की जांच पड़ताल। और मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार। और तारापोर समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैंकों में पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु ग्राहक सेवा से संबंधित है तारापोर समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलित है तो सरकारी नीति और उसका वर्ष। सूचना तकनीकी नीति या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति जो है वो वर्ष 2000 में घोषित की गई। खनिज नीति 2011 में, होटल नीति 2006 में और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये था समसामयिक घटना चक्र द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का दूसरा भाग। इसका अगला भाग तृतीय क्षेत्र और सेवाएं से संबंधित जो वीडियो हैं, जो प्रश्न हैं, उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।